हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं उसी तरह की कहानियाँ आपके सामने लेकर पेश होंगी। आज की कहानी है प्रेम सूत्र। संध्या का समय था। मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वर्मा जी ने कहा, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो। प्रभा ने कहा, मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा करके आई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे ना जाने से उसे कितना दुख होगा। प्रभा ने सोचा, हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुंह से नित्य यह कृष्णा नाम की चिंगारी उड़ उड़कर प्रभा के दिल को जलाकर भस्म कर देती थी। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक है। यह सारी तैयारी उस उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह वाटिका उसे काटने को दौड़ रही है। वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे, उस नागिन कृष्णा के साथ जिसकी आंखों में घातक विष भरा हुआ है। उसके मुख से तो मेरे पैरों का तलवा कहीं अधिक सुंदर है। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वह नवयौवना। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही हैं। यह सोचकर वह अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा इस समय अकेले जी घबराता है, चलिए कहीं घूम आए। सास बहू पर प्राण देती थी, चलने पर राजी हो गई। सड़क के दोनों ओर विशाल वृक्षों की सुखद छाया पड़ रही थी। तभी वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थी। गाड़ी बंगले के सामने निकल ही चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर कहा सास से, अम्मा जी आज प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। जब आप इधर से लौटें तब इन्हें लेती जाइएगा। यह कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार करती। जब गाड़ी चली गई तब दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर बिठाया। प्रभा को इन दोनों के साथ बात करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी। कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, बहन क्या यह साड़ी अभी ली है? इसका गुलाबी रंग तो तुम पर बिल्कुल भी नहीं खिलता। कोई और रंग क्यों नहीं लिया? प्रभा, उनकी पसंद है, मैं क्या करती। दोनों बहनें ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। सहसा पशुपति भी सैर करता हुआ निकल आया सामने से। प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले। प्रभा को वहां देखकर इस अवसर का लाभ उठाने की उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन दोनों बहनों का हास्य सुनकर वह संकोचवश न उतरा। थोड़ी देर तक तीनों रमणियां चुपचाप बैठी रहीं। तब कृष्णा बोली, पशुपति बाबू यहाँ आना चाहते थे पर शर्म के मारे नहीं आए। मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच नहीं करना चाहिए। समाज का यह नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा? प्रभा ने व्यंग भाव से कहा, यह समाज का अन्याय है। प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी, पर उसकी आंखों से ऐसा तिरस्कार निकल रहा था जिसने दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन में परिणित कर दिया। प्रभा ने एक ही निगाह से ताड़ लिया था कि इन दोनों युवतियों में से किसी को उसके पति से प्रेम नहीं है। ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी। चांद प्रकृति पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था। पशुपति मौलसिरी की एक डाल हाथ में पकड़े माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए ताक रहा था। एकाएक दोनों बहनें कमरे से निकली और उसी ओर चली जहां पशुपति खड़ा था। जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, यह क्या है? पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गए। कृष्णा उन्हें पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं? पशुपति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शशंक होकर बोला, कुछ नहीं प्रिय, आज संध्या समय जब मैं आपके मकान के सामने से आ रहा था तब मैंने आपको अपनी बहन से कहते सुना था कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाएंगी। मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए, अपना समर्पित करने के लिए। यह सुनते ही कृष्णा के ओठों पर व्यंगपूर्ण हास्य की झलक दिखाई दी। बोली, महाशय
आप तो एक विचित्र अभिनय करने लगे। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। फिर थोड़ी देर बाद जब तक पशुपति कुछ ना कह सका तो उसने कहा, आप ना कहेंगे, लीजिए समय बीत गया, मैं जाती हूँ। कृष्णा वहां से चल दी। माया भी उसके साथ चली गई। पशुपति भी एक क्षण तक वहां खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे पीछे चला, मानो वह सुई है जो चुंबक के आकर्षण से आप ही खींचा चला जाता है। सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू, आज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद। पशुपति, प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दें। कृष्णा, मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूँ। कृष्णा, तुम्हें प्रभा से क्यों प्रेम नहीं है? पशुपति, मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ। कृष्णा, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो? पशुपति, लेकिन दास तो तुम्हारा हूँ। कृष्णा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। पशुपति, तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वह करने को मैं तैयार हूँ। कृष्णा, अगर ये बातें वो सुन ले तो? पशुपति, सुन ले तो सुन ले, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। कृष्णा, तुम्हें यह बात करते समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता? पशुपति, मैं उसका पति नहीं होना चाहता, मैं तो तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूँ। वह सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छवि, तुम्हारा एक एक अंग मेरे प्राण है। कृष्णा, भाई अब तो सुनते सुनते कान भर गए। ये व्याख्या सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आओ माया, मुझे तो सर्दी लग रही है, चलकर अंदर बैठे। यह निष्ठुर शब्द सुनकर पशुपति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पशुपति के लिए निराश घर लौटने के अलावा कोई सहारा न रह गया। कृष्णा अपने कमरे में जाकर थकी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं प्रभा सुन ले तो बात का बतंगड़ हो जाए, सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगे और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे, और यह सब एक जरा सी दिल लगी के कारण। पर पशुपति का प्रेम सच्चा है, इसमें संदेह नहीं। अगर इस वक्त में जरा सा संकेत कर दूं तो वो प्रभा को भी छोड़ देगा। अपने आपे में ही नहीं है, जो कुछ कहूं वह करने को तैयार है। एक खत पहले ही हाथ पड़ चुका था। यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव की कोट की जेब में मिला था। कैसा पत्र था! आह, इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं कहिए कि ये अब कृष्णा के हो चुके, अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने को धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों ना इस बोझ को उतार कर फेंक दूं। पशुपति आजकल नित्य बनाव सिंगार में मग्न रहता था। नित्य नए सूट बदलता। उसे आईने के सामने अपने बालों को संवरते देखकर प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते। सारी तैयारी उस दुष्ट के लिए हो रही है। कितनी ही बातें जिन पर पहले वह ध्यान नहीं देती थी अब रहस्य से भरी हुई जान पड़ती थी। वह रात को न सोती, कभी पशुपति की जेब टटोलती तो उसे कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।